नमस्ते, मैं कृषि भूषण संजीव माने फ्रॉम महाराष्ट्र। आज मैं यहाँ पीएसएस के शुगर फैक्ट्री में आया हूँ। मेरा स्वागत श्रीयुत प्रभाकर जी वाइस प्रेसिडेंट यहाँ के हैं, उन्होंने भी किया है, और कैन हेड मिस्टर रवि साहब, इन्होंने भी मेरा स्वागत किया। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। मैं 3-4 दिनों से यहाँ घूम रहा हूँ। माय नेचर इंडिया इनकी तरफ से मेरा एक वीडियो यहाँ दिखाया गया था कि गन्ने का मेरा उत्पादन कितना अच्छा आता है करके। वो देखकर बहुत सारे यहाँ के फार्मर मुझे कॉल करते थे, जुड़ना चाहते थे। मिस्टर सुरेंद्र जी माय नेचर इंडिया के उनसे कॉल करने के बाद मैं यहाँ आने का मैंने सोचा था। वैसे 3 दिन से मैं यहाँ फार्मर के यहाँ घूम रहा हूँ, यहाँ की लैंड देख रहा हूँ। मेरे यहाँ मैंने जब गन्ने का शुरुआत किया था तो 22 टन पर एकड़ इतना उत्पादन मुझे मिलता था शुरुआत में, लेकिन आहिस्ता करते करते साइंटिस्ट लोगों से मार्गदर्शन लेके, गाइडेंस लेके मैं 168 टन पर एकड़ तक पहुंचा हूं। ये काफ़ी ज़्यादा यील्ड है, मुझे पता है। कहीं कोई भी फार्मर इसके ऊपर विश्वास नहीं रखेगा ये भी मुझे पता है, लेकिन आई हैव गॉट 168 टन पर एकड़, इतना यील्ड मुझे मिला है। मेरे यहाँ बहुत सारे फार्मर 100 टन से आगे उत्पादन लेते ही है। पर एकड़ में 100 टन उत्पादन उनको मिलता है। इसके पीछे क्या हम ऐसे बातें करते हैं कि जो इतना उत्पादन अच्छा आता है, इसकी जानकारी सुरेंद्र जी ने माय नेचर इंडिया से सब लोगों को बताना है, ऐसे करके बोल के मुझे वहाँ वीडियो शूट किया था। वही जो हम करते हैं यहाँ के फार्मर को भी बताना है, ऐसे करके मैं देखने के लिए यहाँ आया था। इनके इनवाइट से मैं यहाँ शुगर फैक्ट्री में आया हूँ। मुझे बहुत आनंद भी है। शुगर फैक्ट्री की तरफ से इन्होंने मेरा बहुत ही अच्छा सत्कार किया, सम्मान किया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। मित्रों, मैं जो खेती करता हूँ और इतना ज़्यादा गन्ना मेरे यहाँ पर एकड़ मिलता है, इसके पीछे बस 5 पॉइंट के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। हर एक फार्मर ने थोड़ा सा ध्यान अगर गन्ने के ऊपर दिया तो बहुत ज़्यादा उत्पादन बढ़ सकता है। करीबन 30 सालों से मैं इस गन्ने की खेती में हूँ और बहुत ही अच्छा उत्पादन मुझे भी मिल रहा है और मेरे साथ बहुत सारे साथियों को भी ये उत्पादन मिल रहा है। ये टेक्निक हम गुजरात में भी चला रहे हैं, वहाँ भी बहुत अच्छा यील्ड मिल रहा है। यूपी में हम कई शुगर फैक्ट्रीज में जाते हैं। नॉर्थ कर्नाटका में भी बहुत सारे, महाराष्ट्र बॉर्डर में बहुत सारे फार्मर ये टेक्निक यूज़ करके बहुत ज़्यादा उत्पादन ले भी रहे हैं। इस एरिया में भी ऐसे अगर हम ट्राई करेंगे, यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ की लैंड, इसका थोड़ा स्टडी करके यहाँ कितना ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आ सकता है, इसके ऊपर अगर ध्यान देकर हमने किया तो मुझे ऐसे लग रहा है कि 100 टन से आगे पर एकड़ उत्पादन हमको ज़रूर यहाँ भी मिल सकता है। वैसी लैंड भी है, वैसी वैरायटीज़ यहाँ चल रही है। ज़्यादा कितना उत्पन्न आएगा वो बात की बात है, लेकिन 100+ तो उत्पादन यहाँ आ ही सकता है, इसकी गारंटी मुझे हो रही है। 5 पॉइंट के ऊपर अगर हमने काम किया तो उत्पादन बहुत ही अच्छा आएगा। पहला पॉइंट आता है सॉइल की फर्टिलिटी, ज़मीनी की उपजाऊपन कितनी अच्छी है, उसके ऊपर गन्ने का उत्पादन डिपेंड होता है। ज़मीन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, लैंड बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। अच्छी यानी क्या, ये फर्टाइल लैंड होनी चाहिए, उसकी उपजाऊपन अच्छी होनी चाहिए, सुपीकता होनी चाहिए। इसके लिए ज़मीन में हम जो बोलते हैं कि गोबर का खाद बहुत अच्छी तरीके से उसको यूज़ करना है। गोबर का खाद अगर कम है, नहीं मिलता है, तो फैक्ट्री से प्लेसमेंट के ऊपर प्रक्रिया करके जो कंपोस्ट खाद हमारे यहाँ मिलता है वो हम ज़्यादातर अभी यूज़ कर रहे हैं। शायद यहाँ भी वो बन जाएगा, बाद में उसका यूज़ भी बहुत ही अच्छा हो सकता है। 1 एकड़ में करीबन 10 से 15 टन कंपोस्ट खाद अगर हमने यूज़ किया तो सॉइल बहुत ही अच्छी तरीके से फर्टाइल होती है। वर्मी कंपोस्ट हम यूज़ कर सकते हैं, 3-4-5 टन तक यूज़ कर सकते हैं। पोल्ट्री का खाद भी हम यूज़ कर सकते हैं, 1-2 टन तक पोल्ट्री का खाद यूज़ कर सकते हैं। या ग्रीन मैन्यूरिंग बहुत अच्छी तरीके से होता है। सनबा आते कन्नड़दा गाता शायद सनब ये अगर प्लांट लगाकर ये अच्छी तरह से ग्रो करके अगर ज़मीन में हमने बरी कर दिया तो यही बहुत ही अच्छी तरीके से लैंड फर्टाइल करता है। पहले लैंड फर्टाइल अगर हमने किया तो बाद में सोच सकते हैं कि गन्ना अपना कितना लेने का है, टारगेट क्या रखेंगे करके। सॉइल फर्टिलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात आती है प्लांटेशन मेथड की। प्लांटेशन कैसे करना ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। पहले तो हम 2.5 फीट की चास निकालते थे, फरो निकालते थे, साल बोलते हैं शायद, मेरे ख्याल से यहाँ साल बोलते हैं। 3 फीट में बाद में आ गए, 3.5 फीट निकल रहे।
4 फीट हो गया, अभी 4.5 फीट है, 5 फीट है, 6 फीट है, कौन सा अच्छा है ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस है। वैसे देखा जाए तो मीडियम और लाइट सॉइल में 4.5 फीट का साल निकालना बहुत ही अच्छा है, यानी फरो जो हम बोलते हैं, ये बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें गन्ने का उत्पादन मिल सकता है। डीप ब्लैक सॉइल हो तो 5 फीट की दूरी का विड्थ का फरो निकालना ज़रूरी होता है। इसमें पावर टिलर से हम अच्छी तरीके से अर्थिंग अप कर सकते हैं। अगर कुबोटा जैसा स्मॉल ट्रैक्टर से अर्थिंग अप करना है तो 6 फीट की फरो निकालना ज़रूरी होता है। 6 फीट हो, 5 फीट हो, 4.5 फीट हो, इसमें गन्ना का उत्पादन आप जो तय करते हैं उतना मिल सकता है। बाकी सब इसके ऊपर पॉइंट्स के ऊपर अगर हमने ध्यान दिया तो बहुत ही अच्छी तरीके से आ सकता है। कम से कम 4.5 फीट की दूरी होनी बहुत ज़रूरी है अगर गन्ना आपको ज़्यादा लेना है तो। इसमें जब हम सीड लगाते हैं, टुकड़े लगाते हैं, गन्ने का एक पीस बनाकर लगाते हैं, अगर जून जुलाई में प्लांटेशन होता है तो 1 आंख वाला टुकड़ा हम लगा सकते हैं। जहाँ पानी ज़मीन में नहीं रुकता वहाँ 1 आंख वाला टुकड़ा 1 से 1.5 फीट के बीच में अपने को लगाना है। ज़्यादातर हम सब लोगों को ये बोलते हैं कि 1 आंख वाला टुकड़ा मत लगाइए, उसकी जगह 2 आंख वाला टुकड़ा बनाइए और 4 से 6 इंच डिस्टेंस रखकर उसको लगाइए। 2 में से 1 आंख भी जर्मिनेट हो गया तो बहुत अच्छी तरीके से अपने को जर्मिनेशन मिलता है। बेटर अपने को लगाना है तो 2 आंख वाले टुकड़े 4 से 6 इंच डिस्टेंस रखकर लगाना चाहिए। करीबन 900 किलो या 1 टन तक उसका मटेरियल लगेगा उसको। ऐसे कर कर अगर हमने प्लांटेशन किया तो उत्पादन बहुत ही अच्छा आता है। तीसरा पॉइंट आता है फर्टिगेशन शेड्यूल। कितना फर्टिलाइज़र देना चाहिए, कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, इसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हम 6-7 बार फर्टिलाइज़र थोड़ा थोड़ा करके देते हैं। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र का डोज है वो है बेसल डोज देना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेसल डोज यानी गन्ने के टुकड़े कर कर सीड ट्रीटमेंट कर कर जब हम फरों में लगाते हैं, साल में लगाते हैं, उससे पहले वो फरों में केमिकल फर्टिलाइज़र डाल के उसकी मिट्टी में थोड़ा सा हल्का सा मिक्स करके लेना है। इसको बोलते हैं बेसल डोज देना। बेसल डोज दिया और नहीं दिया या बाद में दिया, इसमें करीबन 30% उत्पादन का डिफरेंस आ सकता है। यानी जहाँ बेसल डोज पहले दिया है और दूसरे जगह बेसल डोज बाद में दिया, इससे इसका 30% यील्ड बढ़ सकता है। इतना इम्पोर्टेंट बेसल डोज है, तो बेसल डोज देना चाहिए। इसमें फास्फोरस और पोटैश ज़्यादातर दिया जाता है। DAP 2 बैग, पोटैश 1 बैग इसमें मिक्स करके देना है। लेकिन और 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, जो ज़्यादातर यहाँ यूज़ करते नहीं, ऐसे मुझे देखने को मिला। माइक्रो न्यूट्रिएंट और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। कम मात्रा में देना है लेकिन वो ज़रूरी है। तो इसके साथ में करीबन 15 kg माइक्रो न्यूट्रिएंट का कॉम्प्लेक्स मिलता है, बैग मिलती है, और 15 kg वो देना होगा। सल्फ़र देना होगा, बेंसेल्फ करके सल्फ़र मिलता है, वो 15 kg 15 kg देना है। उसके साथ में मैग्नीशियम सल्फेट 25 किलो देना होगा। ये सब उसमें डालकर मिक्स करके उसके बाद एक गन्ना लगाना है। ऐसे इतना हमने किया तो बहुत सारा उत्पादन अच्छा आ सकता है, पहले से बहुत ज़्यादा बेटर आता है। इसके बाद में आता है उसको नाइट्रोजन की जब जब ज़रूरत हो तब तब उसको नाइट्रोजन सप्लाई करने होता है। जैसे कि प्लांटेशन के बाद 20-25 दिन में 1 बैग यूरिया देना है, 40-45 दिन के बाद 2 बैग यूरिया देना है, 65-70 डेज़ में 1 बैग यूरिया, 1 बैग DAP, 1 बैग पोटैश, ये मिक्स करके उसके साइड में थोड़ा सा छोटा सा गड्ढा निकालकर उसमें देना जरूरी है। रूट जोन में जाना चाहिए। ऐसे अगर हमने दिया तो इसका यूज़ बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। उसके बाद आता है अर्थिंग अप वाला डोज आता है, वो भी बहुत जब थोड़ा सा बड़ा डोज रहता है, वो अच्छा भी होता है। उसमें 2 बैग यूरिया हम देते हैं, DAP 2 बैग देते हैं, पोटैश 2 बैग देते हैं, और एक बार इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 15 kg, सल्फ़र 15 kg और मैग्नीशियम सल्फेट 25 kg, 25 kg, इतना हम उसमें डालकर अर्थिंग अप पूरा करते हैं। इसमें और एक बात ध्यान रखते हैं, इस अर्थिंग अप करते वक्त उसमें थोड़ा बहुत और ऑर्गेनिक मैन्योर देना बहुत ज़रूरी है, जैसे गोबर का खाद हो और भी कुछ भी हो, थोड़ा बहुत इसमें मिक्स कर हमने दिया तो उत्पादन बहुत ही अच्छा आ सकता है। इसके बाद थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि प्लांटेशन के बाद जब 2nd या 3rd इरिगेशन हम करते हैं उसमें एक बार, और अर्थिंग अप के बाद भी जब 2nd इरिगेशन करते हैं उसमें
बैक्टीरियाज देना बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे नाइट्रोजन के लिए अजोटोबैक्टर मिलता है 1 लीटर लेना है, फास्फोरस के लिए फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया मिलता है वो भी 1 लीटर लेना है, पोटैश के लिए पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया मिलते हैं वो भी 1 लीटर लेना है। ऐसे 3 लीटर पानी के साथ दीजिए या ड्रेंचिंग करिए, कैसे भी करके ये ज़मीन में जाना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 2 बार आफ्टर प्लांटेशन एंड आफ्टर अर्थिंग अप ये देना बहुत ज़रूरी होता है। ये 2 बार हमने दिया तो बहुत ही अच्छी तरीके से गन्ना बढ़ सकता है। इसके बाद उसी टाइम पे मैंने इस एरिया में नॉर्दर्न कर्नाटका और वेस्टर्न महाराष्ट्र में देखा है 90 डेज ये जब गन्ने का 90 डेज हुआ उसके बाद 150 दिन तक कैल्शियम को उसको बहुत ज़रूरी होती है हमारी एरिया में। जहाँ जहाँ कैल्शियम की डिफिशियंसी दिखाई देती है वहाँ देखा जाए तो गन्ने का एज करीबन 100 दिन का या 110 दिन का 120 दिन का होता है, वहाँ कैल्शियम की डिफिशियंसी बहुत होती है। अर्थिंग अप के बाद थर्ड इरिगेशन में 15 kg कैल्शियम नाइट्रेट और 1 kg बोरॉन इतना ड्रेंचिंग करके उसको अगर हमने दिया तो बहुत ही अच्छी तरीके से गन्ना बढ़ता है, उसका टारगेट हम आसानी से अचीव कर सकते हैं। इसके बाद एक्चुअली फर्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है साइंटिस्ट बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा हम टारगेट जब रखते हैं तो थोड़ा बहुत और फर्टिगेशन के ऊपर हम ध्यान देते हैं। अर्थिंग अप के 1 महीने के बाद 2-3 बार हर महीने में 1 बार 25 kg अमोनियम सल्फेट और 15 kg पोटैश इतनी कम मात्रा में हर महीने में 1 बार ऐसे 3-4 महीने तक हम देते रहेंगे तो गन्ने की लंबाई बहुत बढ़ती है, उसका मोटापा बहुत बढ़ता है, उसमें रिकवरी बहुत अच्छी आती है और उसका वेट भी बहुत अच्छा अपने को मिलता है। ऐसे अगर हमने किया तो टारगेट पे जाना बहुत आसानी होता है। कैल्शियम की डिफिशियंसी और थोड़ी दिन के बाद अगर दिखाई दी तो 2-3 महीने में थोड़ा 5-7 किलो 5-7 किलो कैल्शियम नाइट्रेट भी उसको अलग से देना होता है। वैसे अगर हमने दिया तो टोटल एक पैकेज बनता है और गन्ना बहुत ही अच्छा आ सकता है। ऐसे हम 5 पॉइंट के ऊपर काम करते हैं, बहुत आसान है। हाँ, इसके ऊपर अगर हमने काम किया तो बहुत अच्छी तरीके से गन्ना आ सकता है। चौथा पॉइंट आता है वाटर मैनेजमेंट। सर ने अभी बोला था, प्रभाकर जी साहब ने और रवि साहब ने भी, पानी बहुत ज़्यादा यहाँ दिया जाता है, ये बहुत गलत होता है। इससे एक तो गन्ने का उत्पादन बढ़ता नहीं है और सॉइल की फर्टिलिटी बिगड़ जाती है। पानी उसको थोड़ा थोड़ा और बार बार देना होता है, थोड़ा थोड़ा पानी और बार बार देना होता है। कई जगह कैनल इरिगेशन होता है, कई जगह लिफ्ट इरिगेशन होता है। वहाँ अगर देखा जाए तो पानी बहुत सारा 1 महीने में बहुत सारा देते हैं और दूसरे महीने आने तक पानी देते नहीं है। ऐसे करने की जगह हर रोज़ पानी उसको मिलना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पानी और बार बार मिलना चाहिए। ऐसे अगर हमने सिस्टम बिठाई तो बहुत गन्ने के लिए अच्छा होता है वो और गन्ना अच्छा आ सकता है। ड्रिप इरिगेशन अगर हमने किया तो बहुत ही अच्छा गन्ने का उत्पादन अपने को मिल सकता है। हर रोज़ उसको कितनी पानी की डिमांड है उतना ही पानी हम गिनती करके उसको दे सकते हैं। ऐसे अगर किया तो गन्ने का उत्पादन बहुत अच्छी तरीके से बढ़ सकता है। या ड्रिप इरिगेशन नहीं है तो जो साल हम निकालते हैं, फरो निकालते तो लंबाई की निकाल कर उसमें पानी थोड़ा थोड़ा भरना है, ज़्यादा भरना नहीं है। जो साइकिल सिस्टम से, क्या बोलते हैं अभी, साखड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ, चेन सिस्टम से जो पानी देते हैं ऐसे न देते हुए थोड़ा थोड़ा पानी देकर उसको अगर हमने इरिगेशन किया तो गन्ने का उत्पादन आ सकता है। और आखिरी पॉइंट आता है, उसको हम बोलते हैं प्लांट प्रोटेक्शन करना। हमारे यहाँ पिग का तकलीफ बहुत है, डुक्कर बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, हंदी बोलते हैं क्या शायद, पिग की तकलीफ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। गन्ना बहुत ही अच्छा आता है लेकिन जब हार्वेस्टिंग होता है तो पता चलता है अंदर वो पिग बहुत सारे थे, उन्होंने सब बिगाड़ दिया है, यानी 10-20-30 टन का लॉस उधर हो जाता है। तो इसका प्लांट का प्रोटेक्शन करना भी बहुत सारा ज़रूरी होता है। उसमें अंदर कोई वन्य प्राणी न जाए, इसके लिए कुछ फेंसिंग थोड़ा बहुत करना चाहिए, या गवर्नमेंट अप्रूवल जो मिलता है, झटका मशीन मिलता है, उसका करंट उसको देखकर फेंसिंग को वन्य प्राणी अंदर न जाए इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ दूसरा भी एक होता है कि उसके ऊपर जो भी कुछ अटैक्स आते हैं, जैसे कि फंगस का अटैक आता है, कीटक का कुछ अटैक आता है, इसके ऊपर भी ध्यान देकर टाइम पे उसका कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। हम ऐसे देखा जाए तो प्लांटेशन के बाद 1.5 महीने में एक बार उसको अर्ली शूट बोरर की तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है, वो कंट्रोल करना चाहिए। उसके लिए स्प्रे ज़रूरत होते हैं।
कोई वाइट ग्रब ज़मीन में आता है, इधर कितना आता है मुझे पता नहीं, अभी स्टडी करेंगे देखेंगे। यानी जो भी उसको तकलीफ़ देने वाले उसको अटैक्स होते हैं तो उसका कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। और जब हम टारगेट रखते हैं तो और एक बात उधर करते हैं, हम ग्रोथ प्रमोटर्स का यूज़ कर रहे हैं। डॉक्टर बालकृष्ण जमदग्नि सर, ही इज़ ए फिजियोलॉजिस्ट एंड रिटायर्ड साइंटिस्ट फ्रॉम महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी। उनकी PhD शायद हार्मोन्स में ही हुई है। जो ग्रेप के फार्मिंग में, द्राक्ष के फार्मिंग में जो भी कुछ PGRs यूज़ किए जाते हैं, उसका यूज़ गन्ने में कर उसका फ़ायदा कैसा ले लेंगे, इसके ऊपर डॉक्टर जमदग्नि ने काम कर हमको एक फार्मूला बना कर दिया है। जैसे कि जिब्रेलिक एसिड है, साइटोकानिन ग्रुप है, ऑक्सिन्स है, इनका कम मात्रा में अगर हमें स्प्रे अगर उसका किया गन्ने के ऊपर, यानी उस पत्ते के ऊपर, तो बहुत सारा उत्पादन उससे बढ़ता है। पत्ते की विड्थ बढ़ती है, पत्ते की लंबाई बढ़ती है, तो फोटोसिंथेसिस उससे ज़्यादा होता है। और आपको तो पता है फोटोसिंथेसिस अगर ज़्यादा हुआ तो नेचुरली गन्ने का ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा होता है। इसके ऊपर उन्होंने काम किया, तो 4 स्प्रे हम उसके करते हैं। जो PGR उसमें रहता है, NPK उसमें रहता है, साथ में एक कीटकनाशक रहता है, साथ में बुरशीनाशक यानी फंजीसाइड भी उसमें रहता है। ऐसे एक मिक्स सब करके हम 3-4 बार उसका स्प्रे करते हैं। इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमको मिलता है, गन्ने की बढ़ोतरी बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। ऐसे हम 5 पॉइंट के ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत सारे फार्मर भी इसमें शामिल होते हैं, उनको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। वो सोचते कि चलो 100 टन 150 टन बाद में देखेंगे, अभी 10, 20, 30 टन उत्पादन बढ़ा तो भी अपने को कितना पैसा मिलता है, ये वो सोचते हैं। ऐसे करके वो बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। यहाँ के फार्मर के यहाँ माय नेचर इंडिया की तरफ से या ऐसे फार्मर इकट्ठा करके थोड़ा बहुत हम जो कर रहे हैं वो उनको दिखाना है। यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ की लैंड, यहाँ का पानी, यहाँ कैसे चलता है, यहाँ शुगर फैक्ट्री की डिमांड कैसी है, ये सब स्टडी करके उनको यहाँ कैसे करना है, इसका एक सेटअप करके एक थोड़े बहुत फार्मर के यहाँ करना है, ऐसे सोचकर इनके साथ मैं यहाँ आया था। आपके यहाँ शुगर फैक्ट्री में आकर बहुत आनंद हुआ, आपसे बातचीत होकर भी बहुत आनंद हुआ। ये जो बंद थी शुगर फैक्ट्री, जिससे फार्मर लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है, तो आपने स्टार्ट करके फार्मर लोगों का उनका भविष्य अच्छा करने के लिए आप काम कर रहे हैं, इसके लिए मुझे भी बहुत खुशी है। आप लोगों को भी धन्यवाद। नमस्ते।